देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो हम लोग परमुटेशंस जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो परमुटेशंस एकदम स्टार्टिंग में एकदम सिंपल परमुटेशन जो होता है वो हम लोगों ने सीखा, फिर रेस्ट्रिक्शन वाला सीखा और उसके बाद हम लोगों ने रिपीटेशन अगर लेटर का होता है वो वाला देखा। ठीक है, आज हम लोग सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम होता है तो बाकी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट इसका सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज हमें 3 पर्सन्स को कैसे अरेंज करना है? 3 पर्सन्स को हमें रो में अरेंज करना है। ठीक है, अगर 3 पर्सन्स को हमें रो में अरेंज करना है तो वो कितने तरीके से हो सकता है देखो। तो पहला पर्सन सपोज है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, ए अगर यहाँ बैठते हैं तो राइट लेफ्ट के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। ए अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं तो इनके इधर 2 प्लेसेस खाली है, इधर कुछ भी नहीं खाली है। ठीक है, हम एक ही एग्जांपल ए से लेके बताते हैं। अगर हम लोग ए को यहाँ बैठाते, ए का 3 स्पेस हो सकता है, या तो यहाँ बैठ जाए या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर ये यहाँ बैठता है तो यहाँ 2 स्पेसेस खाली, इधर कुछ भी नहीं। अगर ए यहाँ पर बैठेगा तो इधर एक स्पेस खाली, इधर एक स्पेस खाली। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा ए अगर यहाँ पर बैठेगा तो इधर का 2 स्पेसेस जो है वो खाली रहेगा। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल जो परम्यूटेशन हम लोग पढ़ते हैं रो में इस तरह से होता है। लेकिन ये तीनों अगर सर्कुलर वे में कोई चेयर रखा हुआ है और उस पे बैठना चाहते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा बन सकता है। देखो अगर सर्कुलर वे में, तो ये यहाँ एक चेयर लगा हुआ है, यहाँ एक चेयर लगा हुआ है और यहाँ एक चेयर लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग ए से ही अगर एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं तो सोचो कि अगर ए यहाँ पर बैठते हैं तो उनके इधर में एक स्पेस खाली, इधर में एक स्पेस खाली। ठीक है, अच्छा। अगर ए यहाँ बैठते हैं, ठीक है, हम ये ना 3 तरीके से दिखाते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया है। अगर ए सपोज यहाँ बैठते हैं तो इधर भी, मतलब ए इधर बैठ के सोचो ये पर्सन ए है। ठीक है, ये अगर ए है तो इस ये हमारे साथ फेस टू फेस बैठा हुआ है, तो इनका ये लेफ्ट हैंड साइड, इनका ये राइट हैंड साइड। सोच के देखो, कोई अगर इधर बैठा है और उसका फेस अगर हमारे साइड है तो हमारा राइट हैंड इनका लेफ्ट हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इनके राइट साइड में एक जगह खाली, लेफ्ट साइड में एक जगह खाली। अच्छा चलो, अगर हम लोग ए को यहाँ बैठा देते, ठीक है, तो राइट लेफ्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, ऐसे बैठाने से इधर अगर फेस है, इमेजिन करके देखो, इधर अगर फेस है तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एल ऐसे लिखा है, चलो एल ऐसे लिखते हैं, ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी एक प्लेस खाली, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक प्लेस खाली। अच्छा, और एक लास्ट जो कंडीशन हो सकता है, अगर हम लोग ए को यहाँ बैठाते, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ए का फेस जो है इधर इधर है, अगर ए का फेस तो लेफ्ट राइट कैसे होगा? ए का फेस अगर इधर है तो ये बन जाएगा राइट और ये बन जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये बन जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड एक प्लेस खाली, राइट साइड एक प्लेस खाली। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो लेफ्ट साइड एक प्लेस खाली, राइट साइड। लेकिन यहाँ अगर देखोगे, जैसे ए को हम एक पर्सन बना लेते हैं, ये फेस टू फेस है हमारे, तो इनका ये वाला हैंड क्या हो जाएगा? राइट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक को एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं तो ये लेफ्ट और ये राइट, मतलब पर्सन ही है। हम एक बार हैंड्स भी बना लेते हैं तो ये भी हो गया लेफ्ट, ये भी हो गया राइट। ये वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लेसेस खाली है, राइट हैंड साइड में 0 प्लेसेस खाली है। ये वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेस खाली है, राइट हैंड साइड में एक प्लेस खाली है। ये वाले केस में राइट हैंड साइड में 2 प्लेसेस खाली है। लेकिन अगर हम लोग सर्कुलर वाला कंडीशन देखें, गुड इवनिंग।
आवाज आ रहा है ना मेरा? ये देखो, तो सर्कुलर वाले केस में क्या चेंज हुआ, देखो सर्कुलर वाला जो केस है, सर्कुलर वाला जो केस है उसमें अगर देखें तो एक के लेफ्ट राइट में देखो एक एक प्लेस खाली, यहाँ बैठने से भी एक एक प्लेस खाली, यहाँ बैठने से भी एक एक प्लेस खाली ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये और ये तीनों अरेंजमेंट एक ही जैसा होगा, ठीक है। जबकि ये तीनों अरेंजमेंट एक जैसा नहीं हो रहा है। अगर ए यहाँ पर बैठते, जैसे ट्रेन में, ट्रेन का जो सीट का फैसिलिटी होता है, ठीक है, वहां पर देखोगे जब हम लोग जो बुक करते हैं ट्रेन में, जो नॉर्मली 3 सीट ऐसे रहता है, तो क्या क्या रहता है, स्लीप क्या बोलते हैं उसे, विंडो रहता है, ठीक है, विंडो साइड, मिडिल और एजाइल, ठीक है। एजाइल मतलब ट्रेन के जाने आने के रास्ते पे जो सीट रहता है उसे बोलते हैं एजाइल, और ये मिडिल वाला हो गया। और अगर इधर विंडो है, ठीक है, ये विंडो सीट हो गया, ठीक है। ऐसे 3 सीट अगर रहे, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कोई भी सीट में बैठने का मतलब एक जैसा नहीं होता है, सभी को विंडो वाला सीट चाहिए होता है नॉर्मली, तो सभी यहाँ पर विंडो सीट में बैठने का मतलब इधर 2 प्लेसेस खाली, मिडिल में बैठने का मतलब इधर 1 पर्सन रहेगा, इधर 1 पर्सन रहेगा, एजाइल में बैठने का मतलब इधर 2 पर्सन रहेगा, ठीक है। तो ये रो वाला अरेंजमेंट हो गया, रो वाला अरेंजमेंट अलग अलग। लेकिन इसी को अगर सर्कुलर कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, सर्कुलर में देखो सारे अरेंजमेंट एक ही जैसा है, एक जैसा इन द सेंस एक के नजरिए से सोचो। यहाँ बैठने से एक को लग रहा है मेरे इधर 2 जगह खाली है, यहाँ बैठने से लग रहा है इधर एक खाली, यहाँ बैठने से लग रहा है इधर 2 जगह खाली, इधर दो, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों में वन वन प्लेस जो है खाली है, ठीक है, ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पर राइट में भी एक, लेफ्ट में भी, ठीक है, यहाँ पर भी सेम, राइट में भी एक, लेफ्ट में भी एक, यहाँ पर भी सेम, राइट में भी एक, लेफ्ट में भी एक। तो इससे ये समझ में आता है सर्कुलर परमुटेशन में पहले पर्सन के लिए जो चॉइस होता है ना, जैसे हम लोग परमुटेशन में क्या सीखते हैं, परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो एक को अगर बैठना है तो तीनों में से कोई एक सीट लेना है। तो अगर ये सीट लेता है एक, तो उसका अरेंजमेंट अलग होगा, इधर 2 पर्सन होंगे। अगर ये सीट लेता है तो दोनों जगह 2 पर्सन होंगे, इधर उधर। और अगर ये सीट लेने से इधर 2 पर्सन होंगे, ठीक है। तो अगर रो के हिसाब से अरेंजमेंट होता है तो ए के लिए अपना ये 3 जगह लेने के लिए उसके पास 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो यहाँ बैठे तो ऐसे इधर 2 लोग रहेंगे, यहाँ बैठेंगे तो मतलब इधर उधर दोनों साइड 2 लोग रहेंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो इधर 2 लोग रहेंगे, ठीक है। ये 3 तरीका हो जाएगा, और ए ऑब्वियसली इसमें से कोई एक चूज कर लेगा। तो बी के लिए बाकी 2 जगह 2 वेज रहेंगे, ठीक है। बी के लिए बाकी 2 तरीका रहेगा, कैसे, ए मान लो कोई भी एक ऑप्शन लेता है, ठीक है। जैसे मान लो ए ने ये वाला ऑप्शन लिया, पहला वाला, ठीक है। तो पहला ए यहाँ पर फिक्स हो गया, बाकी 2 जगह बचा है। अब बी कहाँ बैठ सकता है, बी आइदर यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठ जाए, ठीक है। बी या तो यहाँ बैठ जाए या तो यहाँ बैठ जाए, यानी बी के पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस या 2 तरीका है बैठने का। या तो ए के बगल में बैठ जाए या फिर एक जगह रख के इधर बैठ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ए ऐसे बैठ गए, बी ऐसे बैठ गए, ठीक है। बी ने ये सिलेक्ट किया, तो सी के लिए कितना जो है चॉइसेस बचता है, सी के लिए एक ही चॉइस बचता है, ठीक है। यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा, अगर बैठना है तो यहाँ पर बैठना पड़ेगा, मतलब 1 वे, ठीक है। और ये जो वेज होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 × 2 × 1 तो निकल के आता है 6। तो ये तुम लोग को पता है, तुम लोग सोच रहे हो कि मैम फिर से हमें क्यों परमुटेशन पढ़ा रही है, ताकि हम लोग इसके साथ इसका जो मतलब डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर पाए। और ये हम लोग का एन कितना हो जाएगा, एन हो गया 3, 3 प्लेसेस में 3 लोगों को हमें सेट करना है। तो 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 आंसर। ये तुम लोग को पता था, ठीक है, अभी तक तो हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सर्कुलर परमुटेशन में है, कर रहे हैं क्वेश्चन, तो पहला पर्सन के लिए जो यहाँ पर बैठने का जो बेस है, वो पहला पर्सन ए यहाँ आके बैठे या यहाँ आके बैठे या फिर यहाँ आके बैठे, उसके लिए बात बराबर है, क्योंकि उसके राइट में एक प्लेस खाली होगा, लेफ्ट में एक प्लेस खाली होगा, हमेशा, कोई अलग चीज नहीं है। तो इस केस में ए बी सी वाले केस में जो सर्कुलर परमुटेशन है वहां पर ए के लिए ऑप्शंस क्या है, एक ही ऑप्शन है, या एक ऑप्शन या एक तरीका, वे बोलो, एक ही ऑप्शन है। क्यों एक ऑप्शन है, क्योंकि सारी चीज बराबर है।
यहाँ बैठे तो भी जो दिख रहा है, यहाँ बैठो मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ बैठने से भी दो जगह ऐसे खाली दिखेगा, यहाँ बैठने से भी ऐसे दो ही जगह खाली दिखेगा, यहाँ बैठने से भी आजू बाजू दो ही जगह खाली दिखेगा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। तो अगर सर्कुलर है और पहला पर्सन वो ऑक्यूपाई करने जा रहा है तो उसके लिए बात बराबर है, कहीं पर भी बैठे बात बराबर है, इसीलिए ए के लिए एक ही ऑप्शन होगा। अब ए कोई भी एक ऑप्शन अगर एबल कर लेता है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज ए यही वाला ऑप्शन एबल करता है, मतलब ए यहाँ पर बैठेंगे, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, मैंने ए को यहाँ पर बैठा दिया, सपोज ये ऐसे बैठ रहे हैं। अब जो बी है, बी के लिए कितने सारे ऑप्शन है, बी के लिए कितने सारे ऑप्शन है, बी या तो यहाँ बैठ जाए या तो यहाँ बैठ जाए, क्या बी के लिए भी बात बराबर है? मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों के लिए, बी कहीं पर भी बैठेगा, जैसे ए कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर है, बी कहीं पर भी सीट ऑक्यूपाई करे क्या उसके लिए बात बराबर है? बी यहाँ बैठने का मतलब भी बी के लिए जो होगा, यहाँ बैठने का मतलब भी क्या बी के लिए वही होगा? मुझे ये बताओ, या कुछ अलग होगा? मुझे ये बोलो कि बी यहाँ बैठे या यहाँ बैठे उसके लिए क्या बात बराबर है? क्योंकि अभी एक ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी ए बैठे हुए हैं, ठीक है, ए बैठे हुए हैं, ये हो गया ए का लेफ्ट हैंड, ये हो गया ए का राइट हैंड। अगर बी यहाँ पर बैठेंगे तो क्या है और बी यहाँ पर बैठेंगे तो क्या है, मतलब बी के लिए क्या अलग सिचुएशन है? जैसे विंडो ऑक्यूपाई करो मिडिल या एजाइल, तो सिचुएशन तो अलग होता है ना, विंडो का मतलब साइड वो अलग होता है, मिडिल अलग होता है, एजाइल अलग होता है। तो सर्कुलर में मैंने बोला पहला पर्सन जब जाके बैठता है, जैसे मान लो ना कोई रेस्टोरेंट में गए हो, ऐसे सर्कुलर टेबल लगाए हुए तो अगर ऐसे सर्कुलर टेबल लगाए हो पहला पर्सन जाके बैठे उसके लिए तो बात बराबर ही है, ठीक है, वो यहाँ बैठे यहाँ बैठे या यहाँ बैठे उससे तो कोई मतलब फर्क तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बी सेकेंड पर्सन जब ऑक्यूपाई करने जा रहा है तो सोच के देखो, वो अगर इधर बैठेगा तो एक राइट हैंड साइड में, अगर इधर बैठेगा तो एक के लेफ्ट हैंड साइड के साइड में बैठेगा, ठीक है, तो उसके लिए दो ऑप्शन, ठीक है, उसके लिए कितना ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इधर बैठने से सिचुएशन अलग है, ए के राइट साइड में, इधर बैठने से ए के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बी को तो कोई एक चूज करना पड़ेगा, सपोज बी ने ऐसा चूज किया बी ने सपोज ऐसा चूज किया, ए ऐसे बी ऐसे, बी ने सपोज ऐसा चूज किया, अब बच्चे हैं सी, ठीक है, अब सी को कहाँ बैठना है, सी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सी को यहाँ पर ही बैठना होगा। अगर सी को बैठना है ये सर्कुलर टेबल पे तो यहीं पर बैठना होगा, तो सी के लिए कितने ऑप्शंस हो गए, सी के लिए एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। और तीनों ऑप्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 × 1 यानी कि 2। तो सर्कुलर वे में अगर तीन पर्सन को हमें अरेंज करना है तो उसका आंसर निकल के आता है ऐसे 2, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, हम फॉर्मूला बता देंगे लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो कि फॉर्मूला कैसे आया। ये देखो यहाँ पर, ये देखो फॉर्मूला बना हुआ है, ये देखो thus we find in above illustration, इसका छोड़ो, n ordinary permutation equal 1 circular permutation, hence there are npn n factorial। अच्छा ये देखो फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल होगा, अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, npn, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, n चीजों में से इन चीजों को सिलेक्ट करने का npn यानी n फैक्टोरियल। अभी बोला जा रहा है n-1 फैक्टोरियल होगा, यानी एन मतलब यहाँ पर ये 3 पर्सन थे, एन का मतलब 3 पर्सन थे, 3 पर्सन को 3 जगह पे सेटल करना था तो 3, 3-1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन में देखो तुम लोग को चीजों को थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि अगर तीन पर्सन में सर्कुलर वे में बैठाने का बात हो रहा है तो पहला पर्सन कहीं भी बैठे उसके लिए कोई सारे ऑप्शंस एक बराबर है, ठीक है। ये कोई रो अरेंजमेंट नहीं है, अगर रो अरेंजमेंट होता तो सारे ऑप्शन एक जैसे नहीं होते, ठीक है। हम और भी एक एग्जांपल देते हैं, उससे भी और भी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो क्या एक एग्जांपल और भी देंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाते हैं, मतलब फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम और भी ऑप्शंस देते हैं। ये मान लो सर्कुलर प्लेसेस है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए को बैठाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बी को बैठाया, यहाँ पर मैंने सी को बैठाया, फिर मैंने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मैंने बैठाया ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पर ए सी बी, ठीक है, फिर ए बी सी, अच्छा, और यहाँ पर ए सी बी और यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ऐसे करके मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन बनाया 3% का ABC का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक सर्कल में जो है नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल में नंबरिंग, पहले वाले को 1 दे दिया, 2 और 3, यहाँ पर दे दिया मैंने 4, 5 और 6, ठीक है। अब ये मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन जो बनाया किस हिसाब से बनाया, पहले मैंने यहाँ पर ए को फिक्स कर दिया, ठीक है, ए बी सी ऐसे, फिर मैंने ए को सी के प्लेस में ट्रांसफर किया, तो सी को ए के प्लेस में ट्रांसफर कर दिया, बी को एज इट इज रख दिया, मतलब इसको अरेंज करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे मैंने कैट का भी बताया था ना, सी को कांस्टेंट कर दो AT, फिर सी को कांस्टेंट करके TA, मतलब कैसे लिखोगे ताकि एक भी मिस ना हो जाए, तो वही हम बता रहे हैं। पहले मैंने कोई भी एक तरीका पहले लिख लो, तो मैंने लिखा ABC इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ए और सी में इंटरचेंज कर दिया, बी अपनी जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद ए यहाँ पर है, ए को यहाँ रखा, मतलब एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, ठीक है। यहाँ पर एक बार ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये मेन तरीका है, ठीक है। इस तरीके से किया मैंने। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। देखो यहाँ पर, ये देखो तुम लोग भी कर सकते हो, ए बी सी ऐसे, ए को फिक्स करो, फिर बी, फिर सी, मैंने पहले सी लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखो ए बी और सी, फर्क क्या किया है पता है, फर्क बस इतना किया है कि ए के राइट लेफ्ट को मैंने चेंज कर दिया, ए के इधर सी इधर बी, ठीक है। अच्छा, और एक बार मैंने ए बनाया तो सी इधर है बी इधर है, मैंने उल्टा किया, बी सी को चेंज कर दिया। जब सी यहाँ पर है तो ए बी, और ये देखो सी यहाँ पर है बी ए, ठीक है। ये एक्चुअली इसके पास लिखने से ज्यादा बेटर होगा। और ये देखो बी दोनों यहाँ पर, सी यहाँ पर है, इसका ऑपोजिट ए सी, ऐसे करके तुम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन बना सकते हो। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे, मतलब ये प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं कि ऐसे करके लिखते हैं, इसका एक जिस्ट बनाते हैं, who is left of A, ठीक है, और who is left of सॉरी राइट ऑफ A, ये हम लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे, राइट ऑफ A कौन से वाले सर्कल के लिए, ए सॉरी वन वाले सर्कल के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ए के लेफ्ट साइड में कौन है, ए के राइट साइड में कौन है। तो ए का फेस ऐसा है, ठीक है, और ये ए का हो जाएगा लेफ्ट और ये राइट, तो ए के लेफ्ट साइड में कौन है, बी, ठीक है, बी को हम ऐसे करके लिख देते हैं, बी है, और राइट साइड में कौन है, सी है। ये हो गया पहले वाले सर्कल का डेफिनेशन, ठीक है, मतलब पहला वाला सर्कल कैसे बना हुआ है। दूसरा वाला सर्कुलर अरेंजमेंट देखो, हु इज लेफ्ट ऑफ ए और हु इज राइट ऑफ ए। क्या हमें हमेशा ए लेके चेक करना है, नहीं नहीं, कोई भी एक पर्सन के बेसिस पे तुम लोग चेक करके देख सकते हो। सेकेंड वाले में ए यहाँ पर है, तो ए का फेस अगर इधर है तो ए के लेफ्ट साइड में कौन है, ए के लेफ्ट साइड में सी है, राइट साइड में बी है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस पे चेक करते हैं, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए, ठीक है। इसमें ये थर्ड नंबर वाले में चेक करेंगे कि ए के लेफ्ट में, तो ए ऐसे बैठे हैं, तो ए का ये राइट है, राइट में सी है, लेफ्ट में बी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करके हम लोग फोर्थ वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाले में भी सेम चीज चेक करेंगे, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए, राइट ऑफ, ठीक है। फोर्थ वाले में भी देखो, फोर्थ वाले में ध्यान से देखो, ए का ये ए है, तो ए का लेफ्ट ये है, लेफ्ट में सी है, राइट में इसका मतलब बी है, ठीक है। फोर्थ नंबर हो गया। और 5 6 यहाँ पर 5 और 6 यहाँ पर लिखते हैं। फिफ्थ नंबर, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। तुम लोग चेक करो खुद से, ए के राइट साइड में कौन है, ए का फेस अगर ऐसा है तो ए के राइट साइड में बी है और लेफ्ट साइड में सी है। और सिक्स्थ नंबर में हु
2 is left of A, 2 is right of। तो लास्ट वाले में देखते हैं ए ऐसे बैठे हैं, तो ए के राइट में कौन है? ए के राइट में सी है और लेफ्ट में इसका मतलब बी। ठीक है, अब ये सब लिखने का रीजन क्या है? देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कहाँ कहाँ सिमिलर आंसर्स आए? लेफ्ट ऑफ ए बी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए बी कहीं पर, ये देखो लेफ्ट ऑफ ए बी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए ये रहा बी, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1 + 3 + 6 है, ये सेम जो है अरेंजमेंट होगा, तभी तो ए के लेफ्ट साइड में बी है, यहाँ भी ए के लेफ्ट साइड में बी है, यहाँ भी ए के लेफ्ट साइड में सी है, ठीक है। अब राइट साइड में सी, ठीक है, राइट साइड में सी पॉइंट 1 में है, राइट साइड में सी जो है, राइट साइड में ये देखो, राइट साइड में सी, ये सॉरी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। अच्छा, सिमिलर और कहाँ कहाँ होगा? राइट साइड में ये रहा, राइट साइड में सी है, राइट साइड में ये रहा, राइट साइड में सी है, ठीक है, राइट साइड में सी है। तो इसका मतलब ये देखो 1 3 और 6 सिमिलर हुआ। देखो 1 3 6 में दोनों में ही लेफ्ट में बी राइट में सी, लेफ्ट में बी राइट में सी, लेफ्ट में बी राइट में सी, मतलब अरेंजमेंट क्या हो गया? ए जैसे भी बैठे हैं, ए जैसे भी बैठे हैं, एक ए अगर यहाँ बैठे हैं तो ए के लेफ्ट साइड में, ए का लेफ्ट साइड ऐसे बैठने से ए का लेफ्ट साइड जो है वो कौन सा होगा? वो इधर होगा, राइट इधर होगा। ए जैसे भी क्यों ना बैठे हो, ए के लेफ्ट साइड में हमेशा कौन है? ए के लेफ्ट साइड में बी है, ठीक है, और राइट साइड में सी है। ये एक अरेंजमेंट। ए अगर यहाँ बैठे, ए यहाँ बैठे तो भी वैसा है, वही चीज हमें बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हैं, मैंने जो टिक किया ना उससे तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि 1 3 6 जो है वो सिमिलर अरेंजमेंट है। यहाँ पर ड्रॉ में भी देख लो 1, ठीक है, 1 3 1 3 और ये 6th नंबर जो है ये सिमिलर अरेंजमेंट है, क्योंकि हाँ हो सकता है ए का प्लेस चेंज हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हर तरीके से अगर देखें तो ए के राइट साइड में कौन है? ए के राइट साइड में जो है उसमें हमारा सी है, ठीक है, और ये देखो ए का ये राइट साइड, इस केस में ये लेफ्ट साइड, ये वाले केस में ए ऐसे बैठे हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऐसे बैठे हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो मैंने लिखे रखा है देखो, राइट में सी लेफ्ट में ए। तो इसका मतलब अगर सेम ही हो रहा है सारे अरेंजमेंट में तो फिर वो एक ही हुआ ना, ठीक है, तो तीनों अरेंजमेंट एक ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये तीनों हो गया, ये तीनों एक ही अरेंजमेंट है, एक ही तरीके के अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब 1 3 6 एक जैसा है तो 2 4 5 ये भी एक जैसा है, चेक करके देख लो, ठीक है, 2 4 5। तो 2 में देखो लेफ्ट में ए, लेफ्ट में सी, ठीक है, 2 4 वाले में देखो लेफ्ट में सी, और 5 वाले में देखो लेफ्ट में सी, ठीक है, राइट में बी, राइट में बी, राइट में बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तीनों एक ही जैसे अरेंजमेंट हो गए, ठीक है, ये तीनों एक ही जैसे अरेंजमेंट हो गए, मतलब टोटल अरेंजमेंट क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट 2 हुआ। हाँ ऑब्वियसली ये ए के लिए क्या हो रहा है? ए यहाँ बैठ रहा है फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, थर्ड वाले केस में ए यहाँ पर बैठ रहे हैं, और जो 6th वाला केस है वहां पर ए यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है कि ए इस तरह से बैठ रहे हैं 1 3 6, ए का प्लेसेस चेंज हो रहा है, लेकिन उससे बाकी जो कंसेप्ट है पूरा कि ए के लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और ए ये ऑक्युपाई करे ये करे या ये करे, इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है जब तक कोई दूसरा नहीं बैठता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो कोई ना कोई पहल करेगा है ना, पहले तो कोई बैठेगा जाके, ठीक है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है, यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, ठीक है। बाकी लोग बैठते हैं तब जाके जो है बाकी लोगों के लिए अरेंजमेंट जो है ऐसा होता है कि वो एक लेफ्ट में बैठे कि राइट में बैठे, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसीलिए देखो मैंने तीनों तरीके से तुम लोग को बताने का कोशिश किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ये बताया, ठीक है, इस तरीके से बताया, इसके साथ कंपेयर करके बताया, फिर यहाँ पर बताया। तो इसका मतलब हमारा 2 अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है? फॉर्मूला हमें बोल रहा है n - 1 फैक्टोरियल, तो 3% थे, 3 - 1 फैक्टोरियल, तो 3 - 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1 तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 तरीका हो जाएगा यहाँ पर
अगर हम लोग सर्कुलर परमुटेशन में 3 लोगों को बैठाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो वही दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सीट एट ए राउंड टेबल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल 1 इस पे बोल रहा है कि 4 पर्सन को ग्रुप डिस्कशन के लिए एक राउंड टेबल में बैठना है, 4 पर्सन। तो राउंड टेबल में बैठना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उन्हें बैठाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट तो होगा, ठीक है, इसीलिए ये परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट तो होगा। अरेंजमेंट का मतलब ये देखो, पहले तो हम लोगों ने एबीसी तीनों को सिलेक्ट किया, अब अरेंजमेंट कैसे हुआ, जैसे कि ऐसे एबीसी एबीसी एबीसी, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर 4 पर्सन जो है उन्हें अगर सर्कुलर वे में हमें बैठाना है तो कितने तरीके से हो सकता है, ये बोलो। ऐसे 4 पर्सन है, तो यहाँ पर एक प्लेस, 2 3 4, ठीक है, 4 पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाना है। तो पहले वाले पर्सन के लिए कहीं भी बैठो उनके लिए बात बराबर है, क्योंकि कोई बैठा जब नहीं है, खाली जगह है, कहीं पर भी बैठे बात हमारे लिए एक ही होना चाहिए। उसके बाद जब कोई आके ऑक्युपाई करेगा तब समझ में आएगा कि हमारे लेफ्ट में कौन है, हमारे राइट में कौन है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा तो ड्रॉ करके देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम लोग फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो, जब पहला पर्सन आके बैठेगा उसके लिए बात बराबर है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, या यहाँ बैठो, बात बराबर है, ठीक है। दूसरे वाले पर्सन के लिए बचे हुए 3 ऑप्शन, और तीसरे वाले पर्सन के लिए 2 ऑप्शन, और लास्ट वाले पर्सन के लिए एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसे फॉर्मूला में करने जाए तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 3 × 2 × 1 तो 6 आंसर आ जाएगा, ये देखो 6 वेज, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है ड्यू टू फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमें क्यों फॉर्मूला ऐसा बना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एक हमारा जो अरेंजमेंट है वो कम हो जा रहा है। सोच के देखो, यहाँ हम लोगों ने कितने अरेंजमेंट बनाए थे, देखने के लिए 6, लेकिन इसमें से 3 एक ही जैसा है, बाकी 3 एक जैसा है, तो बेसिकली 2 ही अरेंजमेंट निकल के आया, ठीक है, 2 ही अरेंजमेंट निकल के आया, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो 3 जगह पे 3 पर्सन को सिलेक्ट करके हमें एट ए टाइम पुट करना है। अगर ये रो अरेंजमेंट होता तो ये 3p3 होता, तो 3 फैक्टोरियल हो जाता, यानी कि 6। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर वे में करेंगे तो हमारा 6 अरेंजमेंट जो है उसमें से 3 अरेंजमेंट एक जैसा, 3 अरेंजमेंट एक जैसा बनेगा, इसीलिए आंसर 2। और फॉर्मूला बेसिस पे चलने पे इसे n-1 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर जो है सही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिस पे हो गया। अच्छा, इस पे और एक पॉइंट भी है जो नेकलेस और गार्डलेट के ऊपर होता है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर परमुटेशन का पहला जो पोर्शन हम लोगों ने किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 9, ठीक है, ये वाला देखो एग्जाम्पल 9। इसमें क्या बोला है देखो, इन हाउ मेनी वेज 8 पर्सन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। पहले बोला है 8 लोग कैसे राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं, बोलो 8 लोग कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं, बोलो 8 लोग कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं, बोलो आंसर क्या होगा, 8 लोग कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। अरे बोलो, इतना सारा चीज तो मैंने बोला, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। 8 लोग कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं, मैंने तो अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश किया कि फॉर्मूला क्यों ऐसा होगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला हम चाहे तो सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। लेकिन ये तो क्वेरीज रहता है ना कि फॉर्मूला कैसे बनाए, देखो फॉर्मूला तो याद करना ही है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्यों -1 हो रहा है वो तो मैंने बताया ना, क्यों -1 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर फॉर्मूले बेसिस पे -1 हो रहा है। ये 2 क्यों आ रहा है वो मैंने बताया, ठीक है। और ये 2 लाने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, वो तो फॉर्मूले का पैटर्न है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को चीज समझ में आ रहा है तो फिर आंसर देने में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बोलो कि अगर 8 पर्सन राउंड टेबल पे बैठते हैं तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, बोलो। 8 - 1 फैक्टोरियल। 8 - 1 फैक्टोरियल करेक्ट, तो कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। जब भी राउंड टेबल का कंसेप्ट आएगा तो हमें
इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5040। देखो अब इतना सारा चीज क्या ड्रॉ करना पॉसिबल है? कभी भी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे सिंपल वे इसको समझने का ये वाला होता है, ठीक है। तो पहले पर्सन के लिए कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर है, एक ऑप्शन। दूसरे पर्सन के लिए 2 ऑप्शन होगा, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे। और तीसरे पर्सन के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, मतलब जो लास्ट पर्सन रहेगा, ठीक है। अगर सर्कुलर वे में 8 टेबल लगा हुआ है, लास्ट पर्सन के लिए एक ही टेबल खाली होगा या फिर चेयर, जो भी बोले, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला है, इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सीट टुगेदर। अब क्या बोला है, कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो ये मान लो एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पर 8 प्लेसेस लगा देते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 पर्सन के लिए 8 जगह मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन एक ही साथ बैठेंगे। 2 पर्टिकुलर पर्सन, मान लो यहाँ पर जो बैठ रहे हैं, तो कहीं और भी तुम लोग चूज कर सकते हो, लेकिन मुझे समझाने के लिए तो कोई एक जगह चूज करना पड़ेगा। ये 2 पर्टिकुलर पर्सन हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो ये आ गया क्वेश्चन हमारा रेस्ट्रिक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 पर्सन, उसमें से 2 हमेशा एक साथ बैठेंगे, ठीक है, 2 टुगेदर होंगे। तो इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, 2 लोगों पे है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन इसीलिए क्योंकि ये हमेशा एक साथ बैठेंगे। और बाकी जो 6 लोग हो गए, ठीक है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसे हम लोग एक ग्रुप मानते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 लोग, ये अलग अलग हो गए, तो 7। तो टोटल अरेंजमेंट होता है 7 का। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर का हम लोगों ने अभी तक फंडा नहीं लगाया। सर्कुलर में क्या होता है, n जो है -1, यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट जो है n = 7, लेकिन हम लोग को क्या करना है, n-1 कर देना है ड्यू टू सर्कुलर परम्यूटेशन, क्योंकि कुछ जो अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। इसीलिए n-1 कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हम लोग का 7 आया, तो 7 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, ठीक है। शायद 720 देख लेते हैं, 120 इंटू 6, 120 इंटू 6, ठीक है, 720 हो जाएगा सर्कुलर परमुटेशन में आंसर, ठीक है, 720। ये देखो यहाँ पर पहला वाला 5040 और दूसरा वाला, ओ हाँ, उसमें और एक चीज भी तो हमें करना था, ठीक है, तुम लोगों ने भी नहीं बताया। ये 2 पर्सन तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ए बी मान लो एक साथ हमेशा बैठेंगे, तो ए बी फॉर्म में भी बैठ सकते हैं, बी ए फॉर्म में भी बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज होंगे, 2 तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p2 लिखो या 2 फैक्टोरियल। अब इसमें तो कोई सर्कुलर नहीं हो रहा है कि इसमें माइनस होगा, मतलब अगर तुम लोग को लगे इसमें फिर क्यों नहीं माइनस हो रहा है, क्योंकि इसमें सर्कुलर कहाँ हो रहा है, ये दोनों या तो ए बी फॉर्म में बैठेंगे या बी ए फॉर्म में। तो प्लेसेस दो लोगों को जो है अपने अंदर इंटरचेंज करवाना है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो 720 इंटू 2 इंटू 1, 1440, ठीक है, 1440 आंसर होगा। तो सर्कुलर परमुटेशंस के केस में फॉर्मूला ये हो जाता है कि हम लोग जो npn करते थे वो n-1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, देख भी सकते हो तुम लोग, ये देखो यहाँ पर वैसे कुछ खास अलग से समझाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला है, ठीक है, अपने हिसाब से बोला है। कहाँ चला गया सर्कुलर परमुटेशन, ये रहा। यहाँ भी उसी तरह से जो है प्रूव करने का कोशिश किया है, ठीक है। ये भी तुम लोग पढ़ के देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये npn मतलब 6, ये देखो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, n-1 क्यों हो रहा है, npn by n, ये वाला चीज भी एक बार समझा देते हैं। npn by n मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसको npn वे से करते, मतलब अगर हमारा रो अरेंजमेंट होता तो 3p3 होता, ठीक है। 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आंसर होता। और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय हमें करना है 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें 3 करना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो है वो है npn by n, ठीक है। मतलब ये n-1 फैक्टोरियल के पहले भी इस फॉर्मूले को इस तरह से बनाया गया है।
एन पी एन बाई एन। और इसका लॉजिक क्या है, अगर हम लोग सर्कुलर परमुटेशन पे 3 लोगों का अरेंजमेंट नहीं करते तो उस केस में 6 अरेंजमेंट होता है। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, हमारा कुछ अरेंजमेंट आइडेंटिकल होता है, ठीक है, कुछ अरेंजमेंट हमारा आइडेंटिकल होता है। कितने सारे अरेंजमेंट आइडेंटिकल है, बेसिकली 3 ही अरेंजमेंट हो रहा है ना, 3 अरेंजमेंट आइडेंटिकल हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाता है, एन। एन मतलब जितने सारे नंबर गिवन है, ठीक है, तो 3, तो ये हो गया 2, ऐसे करके 2 आंसर आएगा। लेकिन इससे ज्यादा, ये फॉर्मूले से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। ये देखो यहाँ पर क्या, दिस इक्वल्स n-1 फैक्टोरियल। एक्चुअली इसको जो 2 आंसर आता है वही n-1 करने पे आ जाएगा। तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने के जगह npn/n फैक्टोरियल करने के बदले यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूले को याद रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बेसिस पे यहाँ पर एग्जाम एक्सरसाइज जो 5A है उस पे तुम लोग को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल बाकी था वो हम लोगों ने कर लिया। अब एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग, ठीक है, रिंग मतलब सर्कुलर, रिंग मतलब सर्कुलर, तो n इक्वल टू कितना है, 7 है। सर्कुलर परमुटेशन में हमें n ढूंढना ही काफी है, हमें उसमें r ढूंढने का जरूरत नहीं है। अगर हमें n पता चलता है देन हम लोग सर्कुलर परमुटेशन कर सकते हैं। तो 7 गर्ल्स को हमें एक रिंग में फॉर्म करना है, ठीक है, रिंग में फॉर्म करना है। तो ये कितने तरीके से होगा, n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 7-1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 720। ये देखो आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together। 2 particular boys एक ही साथ बैठे, तो टोटल बॉयज है 7, मतलब जस्ट ये एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, यहाँ पर 8 के जगह 7 लोगों का बात दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया रेस्ट्रिक्शन। तो देखो रेस्ट्रिक्शन कितने लोगों पे है, 2 बॉयज पे है, ठीक है, 2 बॉयज हमेशा एक साथ बैठने चाहिए, तो यहाँ पर इनका एक ग्रुप हम लोग मान लेंगे, ठीक है। और बाकी नॉट रेस्ट्रिक्टेड कौन से हैं, तो 7 में से 2 अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो 5 जो है वो नॉन रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये 5 ही रहेंगे। जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड है उन्हें तो हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते ना, जो रेस्ट्रिक्टेड है उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। तो टोटल हो गया 6 अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट 6 लोगों का हमें करना पड़ता अगर ये हमारा रो अरेंजमेंट होता। क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर n हमारा 6 निकल के आ गया। ड्यू टू सर्कुलर परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल होता है, तो 6-1 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। और ये 2 बॉयज अपने अंदर जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि 2p2 तरीके से, यानी 120 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 2, तो ये 240 हो जाएगा। चेक करते 240 कोई आंसर है, हाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है, 240 जो है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे होगा। बाकी सेम कंसेप्ट है, बस सर्कुलर परमुटेशन में एन ढूंढ लो सही तरीके से, एन मिल जाएगा, n-1 फैक्टोरियल करेंगे, बाकी सेम कंसेप्ट जैसे अभी तक हम लोग परमुटेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 50 डिफरेंट ज्वेल्स वाला कंसेप्ट है, वो हम बताते हैं, उसमें सर्कुलर परमुटेशन का पार्ट 2 आ जाएगा। उसके पहले ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला है, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, तो है राउंड टेबल का क्वेश्चन, ठीक है राउंड टेबल का क्वेश्चन, और बोला है 3 जेंट्स और 3 लेडीज को जो है राउंड टेबल में हमें बैठाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सो दैट एनी टू एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज, ठीक है, तीनों में से कोई भी 2 लेडीज, तीनों में से कोई भी 2 लेडीज, दैट्स व्हाई एनी 2 एंड ओनली 2, और वही 2 लेडीज, ठीक है, तीनों में से कोई भी 2 लेडीज और वही 2 लेडीज जो है एक साथ बैठेंगी
तो बाकी नहीं, मतलब और एक लेडीज जो है वो उनके साथ नहीं बैठेंगी। द नंबर ऑफ वेज इज, कितने तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं और 6 प्लेसेस बनाएंगे। क्यों 6 प्लेसेस? क्योंकि 3 लेडीज और 3 जेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। 6 प्लेसेस बन गए। अच्छा, सबसे पहला टास्क होगा ये समझना कि 3 लेडीज और 3 जेंट्स। सबसे पहले ये समझ लो कि हमें कितने लोगों को बैठाना है, 3 लेडीज और 3 जेंट्स को बैठाना है। अब 3 लेडीज में से हमें कोई भी 2 लेडीज लेना है, ठीक है। हमारे पास 3 लेडीज है, लेडीज 1, लेडीज 2, लेडीज 3। इनमें से कोई भी 2 लेडीज लेना है। तो ये कैसे हो सकता है? या तो L1 L2 ले लेंगे, या तो L1 L3 ले लेंगे, या तो L2 L3 ले लेंगे, या L2 L1 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से होगा। इस तरह से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना हो सकता है, 1 2 3 4 और भी हो सकता है। L1 L2 L1 L2 L1 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L1 और L3 L1 L3 L2, ठीक है। ये 6 तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये 6 तरीके से हो सकता है। तो हम लोग कोई भी 2 लेडीज को पुट करेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि जहां पर 2 लेडीज एक साथ बैठेंगी, वो प्लेस सपोज ये है, ठीक है। वो प्लेस सपोज ये है, ये जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ पर, ठीक है। ये जगह पे हमेशा 2 लेडीज एक साथ बैठेंगे। और वो 2 लेडीज कौन कौन हो सकती है? या तो L1 L2, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है L2 L1, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे दिखा है। या तो L1 L3 हो सकता है। ऐसे करके अलग अलग तरीके से हो सकता है, जो 6 तरीका मैंने लिखा है। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाएगा कि हमें ये देखना पड़ेगा हम तीनों में से हम लोग कौन से 2 लेडीज को ले। तो यहाँ पर लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ 2 लेडीज आउट ऑफ 3 लेडीज, ठीक है। और ये कितने तरीके से हो सकता है यहाँ, लेकिन अभी कुछ सर्कुलर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये 2 प्लेसेस मैंने चूज किया, तुम लोग कुछ और चाहो तो चूज कर सकते हो। हम लोगों को क्या करना है, तीनों में से कोई 2 लेडीज को जो है सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, n3 r2, ठीक है। 3 में से 2 लोगों को लेना है। तो ये हो जाएगा 3p2। 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आंसर निकल के आएगा, 3 2 1 और ये नीचे 1। तो ये हो गया 6 तरीका, जो कि मैंने लिख के भी दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से ये काम हो सकता है। तो यहाँ का तो बन गया कि यहाँ पर कैसे हम लोग बैठा सकते हैं तीनों में से 2 लेडीज को। अब कंडीशन बोला है ओनली, ये देखो ओनली 2 ऑफ देम लेडीज सीट टुगेदर। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि बाकी एक जो लेडीज बच जाएंगी, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा ये वाला कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है, ठीक है, हम पहले वाला ही ले लेते हैं L1 L2। इसका मतलब L3 जो लेडीज है ना, L3 जो लेडीज है वो यहाँ भी नहीं बैठेंगी, वो यहाँ भी नहीं बैठेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ओनली एनी 2, जो भी 2 हम लोग सिलेक्ट करेंगे वही 2 एक साथ बैठेंगे। तो इसका मतलब बाकी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सिर्फ ये जो L3 है वो यहाँ भी नहीं बैठेंगी, यहाँ भी नहीं बैठेंगी। इसका मतलब उनके लिए 2 ही प्लेस बचता है, या तो वो यहाँ बैठ सकती है या तो यहाँ बैठ सकती है। मतलब जो लेडीज को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे उनको हमें ऐसा कहीं बैठाना है ताकि वो दूसरे लेडीज के साथ एक साथ ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टेड 2 लेडीज ही एक साथ बैठेंगी। तो यहाँ बैठाएंगे तो फिर L1 के पास हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो L2 के पास हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन हमें प्रोहिबिट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है L3 यहाँ नहीं बैठ सकती है, L3 जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकती, वो या तो यहाँ पर बैठ सकती है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, या तो यहाँ पर बैठ सकती है, ठीक है। तो उनके लिए 2 जगह है, ठीक है, उनके लिए 2 जगह है। तो अब वो वाला लिखने के बाद क्या होगा, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये समझ में आ जाएगा हमें कि एक्चुअली हम लोग का जो लेडीज का अरेंजमेंट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेडीज का जो भी अरेंजमेंट है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखते हैं थर्ड लेडी दैट इज
L3, ये ब्रैकेट में रख रहे हैं, हमेशा L3 होगा वैसे जरूरी नहीं है, मैंने जिस तरह से सिलेक्शन किया उस हिसाब से L3 बच रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर L1 L2 लिखा है। तुम लोग अगर L1 L3 लिखोगे तुम लोग का 2 बचेगा, तुम लोग अगर L2 L3 लिखोगे तो L1 भी बच सकता है, जैसा इमेजिन करोगे, ठीक है। थर्ड लेडी जो है वो कैसे बैठ सकती है? थर्ड लेडी दैट इज L3 कैन बी सीटेड not adjacent to other ladies, ठीक है, बाकी लेडीज के साथ ये एडजसेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कौन? ये जो थर्ड लेडी बच जाएंगी, तो इनके लिए अरेंजमेंट का 2 ही जगह रहेगा, इनके लिए 2 प्लेस बचे, 2 में से कहीं पर भी ये बैठ सकती है, तो 2 प्लेसेस। और यहाँ पर हम लोग कितने तरीके से लिखेंगे इसे? सिंपल ऐसे लिखो 2p2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लेसेस है, 2 में से कहीं पर भी हम लोग इन्हें बैठा सकते हैं, 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 2 ways, ठीक है। 2 तरीका है, या तो यहाँ बैठ जाएंगी या तो यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही लेडीज तीनों का जो है हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, तो जेंट्स का अब आता है बारी कि जेंट्स कहाँ बैठेंगे। तो जेंट्स कहाँ बैठेंगे? ऑब्वियसली यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ से तो अब जेंट्स का कंफर्म हो गया, यहाँ एक जेंट्स बैठेंगे, यहाँ एक जेंट्स बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों जगह में से जहां पर लेडी जो सिलेक्ट नहीं हुई एक साथ बैठने के लिए, मेरे एग्जांपल पे लेडीज 3, वो जहां बैठेंगी उसके अलावा जो प्लेस खाली रहेगा वहां पर जेंट्स बैठ जाएंगे, या तो यहाँ या तो यहाँ, यानी कि जेंट्स के लिए टोटल 3 प्लेसेस खाली होगा, जिसमें से ये 2 तो फिक्स है, ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, और ये दोनों में से सपोज अगर लेडीज 3 को हम ऐसे कर देते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं, सपोज लेडीज 3 को कंफर्म हम लोगों ने यहाँ बैठा दिया, तो ये जगह खाली है, तो जेंट्स के लिए 3 जगह खाली है, ठीक है, जेंट्स के लिए 3 जगह खाली है, तीनों में से तीनों में से जो भी जगह मिलेगा तीनों जेंट्स वहीं पर बैठ जाएंगे, ठीक है। 3 जगह में 3 जेंट्स को हमें बैठाना है, तो ये कितने तरीके से होगा? रिमेनिंग 3 जेंट्स कैन बी सीटेड remaining remaining 3 places, 3 प्लेसेस बच रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? N3 RB3, ठीक है, 3 जगह पे 3 लोगों को बैठाना है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 1 यानी कि 6, ठीक है। और हमें पता है कि सारे ऑप्शंस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये सारे चीज एक साथ चाहिए, 0.1 0.2 0.3, ठीक है, तभी हमें टोटल अरेंजमेंट मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मतलब 0.1 का आंसर है हम लोग का, देख लो 0.1 का आंसर है 6, फिर 2, 6 into 2 into 6, तो 6 into 2 into 6 टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, 6 into 2 into 6, तो ये कितना हो जाएगा? 72 वेज, तो टोटल 72 वेज ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन में एक चीज अगर देखोगे तो ये था सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों ने n-1 फैक्टोरियल का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में इतना सारा हमें जो है रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर तीनों में से जो भी 2 लेडीज सिलेक्ट होगी वही एक साथ बैठेंगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो 2 लेडीज बैठ जाती है तो यहाँ बाकी लेडीज नहीं, बाकी बची भी एक लेडीज यहाँ नहीं जा सकती, वो यहाँ आएंगी, ठीक है, या तो यहाँ, ठीक है। और बाकी जो है जेंट्स जो है वो बचे हुए तीनों में से कोई भी एक जगह पे बैठ सकते हैं। तो सर्कुलर परमुटेशंस तो हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे ना जब हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन इतना सारा नहीं होगा, क्योंकि ये घूम कहाँ रहा है? सर्कुलेट तो हो ही नहीं रहा है। मतलब सर्कुलर का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन बोला है, नाम के लिए बस सर्कुलर परमुटेशन बोला है, मतलब बैठने का तरीका सर्कुलर परमुटेशन के जैसे हुआ, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो फिर ये सर्कुलर परमुटेशन के फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। जैसे मान लो अगर हमें बोल दिया जाए कि ए के लेफ्ट में ही बी बैठेगा, राइट में ही सी बैठेगा, तब तो फिर हो गया ना, तब तो फिर ऐसा कोई ऑप्शंस बचा नहीं। अगर ऐसे बोल दिया जाता है कि ए के लेफ्ट में ही बी बैठेगा, राइट में ही सी बैठेगा, तब हमारा क्या होगा?
जैसे ये लेफ्ट में बी और राइट में सी, ठीक है, यही वाला ऑप्शन अगर हमारे पास रहे कि लेफ्ट में बी राइट में सी और ए यहाँ पर ही बैठेगा, दूसरे कहीं पर नहीं बैठेगा, तो भले ही अरेंजमेंट सर्कुलर वे में, मतलब टेबल चेयर जो है वो सर्कुलर वे में लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फॉर्मूला तो फिर हमारा n-1 वाला होगा नहीं ना। अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, फिक्स कर दिया है। हाँ, भले ही अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर परमुटेशन, मतलब सर्कुलर टेबल पे इनको बैठना है, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला जो टेबल है उस पे बैठना है, वो बात अलग है कि सर्कुलर वे में जो अरेंजमेंट है उसको इन्हें अवेल करना है। लेकिन अगर मुझे यही बता दिया जाए कि ए सी इधर ही बैठेगा और बी इधर ही बैठेगा, ठीक है, तो फिर चेंज होने का तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है, तो फिर चेंज तो नहीं हो सकता है। वैसे ही ये वाले क्वेश्चन में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि इसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे 136 ये जो हुआ था ना, ये तीनों देखने में अलग अलग है लेकिन है तो एक ही चीज, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर वे में घूम ही नहीं सकता है। क्यों नहीं घूम सकता है, मतलब ये अपने अंदर एक जरा भी इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अगर हमारा सिलेक्टेड लेडी L1 और L2 ऐसे है तो L1 यहाँ बैठ जाएंगी तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर L1 L2 ये हम लोगों ने फिक्स कर रखा है ये प्लेस कि यहाँ पर इनको एक साथ बैठाएंगे, तो L1 यहाँ बैठने से L2 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है, फिर L3 का अलग से होगा। मतलब ये प्लेसेस हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, तुम लोग कहीं और लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1 और L2 को मैंने यहाँ लिखा है, तुम लोग L1 L2 यहाँ लिख सकते हो। इस तरह से हमारा जो है शिफ्ट हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है, बट ये सर्कुलेशंस में चेंजेस नहीं होता है, मतलब प्लेसेस यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा। इतना सारा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन है सर्कुलर परम्यूटेशन का, बट यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप भी है, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये वाला थोड़ा सा देखना चाहिए तुम लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो सर्कुलर परम्यूटेशन का और एक पार्ट है वो वाला हम लोग देखेंगे, जो नेकलेस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। टाइप 2 सर्कुलर परम्यूटेशन, number of ways of arrangement of n persons along a closed curve, मतलब सर्कल, closed curve मतलब सर्कल, so that no person has the same two neighbor is half into n-1 factorial। हम समझा देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। सेम फॉर्मूला will apply if asked to find number of different forms of necklace और गार्लैंड। तो क्वेश्चन अगर नेकलेस या गार्लैंड पे बेस्ड हो तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला समझ में कैसे आएगा कि कब हमें हाफ माइनस n-1 करना है, वो तो नीचे लिखा है। अगर क्वेश्चन में हमें वर्ड नेकलेस के ऊपर या गार्लैंड के ऊपर मिल जाए तो ये यूज करना है, बट क्यों, ठीक है, वो बताते हैं। देखो क्यों, सपोज हम लोगों के पास एक नेकलेस है जिसमें, मान लो नेकलेस ऐसा है, यहाँ पर बीड्स मतलब मोती लगे हुए, ठीक है, मोती यहाँ पर ए और ये हो गया बी, यहाँ पर सी, ठीक है, और ये डी, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, ठीक है। ये सब जो है ये अलग अलग क्या है, बीड्स है, बीड्स या मोती जो भी बोलो, ये लगे हुए, ये धागे में पिरोए हुए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको जो है मतलब
फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बी जो हम लोगों ने मोती लगाया है वो यहाँ पर आ जाए और सी जो मोती लगा है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। मेरा एग्जांपल सुनो। हम ये चाहते हैं कि ये बी वाला जो मोती है ये इधर आ जाए और ये सी वाला जो मोती है ये इधर आ जाए। तो पूरे गार्लैंड को, मतलब पूरा जो नेकलेस बन गया, इसे तोड़ के खोल के फिर से बीड्स को लगाने की जगह हम लोग इसे ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब इसको चेंज करके दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा बन जाएगा। या फिर इसे फ्लावर भी मान सकते हो कि ये जो बी फ्लावर है इधर आ जाए, सी फ्लावर जो है इधर आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माला को घुमा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग माला को घुमा देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, हम लोग अगर माला को घुमा देते हैं तो ये ऐसे देखने में हो जाएगा, ए इधर है, डी इधर है, ए और डी फ्लावर इधर है और सी फ्लावर जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, माला को फ्लिप कर दिया। फ्लिप मतलब चेंज कर दिया, ऐसे पकड़ा, बी के साइड से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। तो मतलब माला को खोले बिना सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, माला को अगर घुमा देते हैं तो ये बीड इधर आ गया, मतलब फ्लावर बोलो, नेकलेस है तो बीड्स बोलो, ये इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेकलेस वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से एक चीज को देखें तो ए का जो नेबर है वो कौन है, बी और सी, ठीक है। यहाँ पर भी ए का नेबर बी है और सी है, ठीक है। अच्छा, बी से अगर देखें तो बी के लिए अगर देखें, बी का नेबर कौन है, डी ए। यहाँ भी देखो बी का नेबर कौन है, डी और ए, ठीक है। अच्छा, डी का नेबर कौन है, बी सी, ठीक है। डी का नेबर बी सी है, यहाँ भी देखो डी का नेबर बी सी है। हाँ, लेफ्ट राइट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सी का नेबर कौन है, ए, और सी का नेबर कौन है, डी। तो यहाँ भी देखो सी का नेबर ए है, सी का नेबर डी है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन पर्संस अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व का मतलब ऐसे सर्कल, अलोंग ए क्लोज्ड कर्व सो दैट नो पर्संस हैज द सेम टू नेबर, ठीक है। नो पर्संस हैज द सेम टू नेबर, कोई भी पर्सन का जो है सेम नेबर ना हो, ठीक है। नो टू पर्संस हैज द सेम टू नेबर, इन दैट केस हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हाफ इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर भी एक बार दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो, the arrangement are such that every person has got the same two neighbors, the only change is that right side neighbor और vice versa, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पहला वाला कंसेप्ट किया था, ठीक है, पहला वाला जो कंसेप्ट किया था, ये देखो, thus the number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has the same two neighbor is, ये वाला, ठीक है। no person has the same two neighbor is half into n minus 1, इसका मतलब ही ये वाला हो जाएगा, हाफ इंटू एन माइनस 1 या फिर n माइनस 1/2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। n माइनस 1/2 लिखो, वो भी एक बात है। Hence the number of necklace formed with n bits of different color, अलग अलग कलर्स के बीट्स से अगर हम लोग नेकलेस बनाते हैं और हमारे पास n नंबर ऑफ बीट्स है तो कितने तरीके का नेकलेस बन सकता है, हाफ इंटू n माइनस 1, ठीक है। और ये कब हमारा एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर द नंबर ऑफ वेज, देखो पहले क्या बोला है, द अरेंजमेंट सच दैट एवरी पर्सन हैज गॉट द सेम टू नेबर, देखो ये वाला देखो, एवरी पर्सन हैज गॉट द सेम टू नेबर, ये देखो सेम नेबर मिल रहा है। ए का नेबर बी सी, बी का नेबर ए का नेबर बी सी, ए का नेबर बी सी, ठीक है। बी का नेबर ए डी, बी का नेबर ए डी। अच्छा, डी का नेबर सी बी, डी का नेबर सी बी, सी का नेबर ए डी, सी का नेबर ए डी, वही बोला है, ये सेम नेबर मिलेगा। द ओनली चेंज, सिर्फ चेंज क्या है, इज दैट राइट साइड नेबर एंड वाइस वर्सा, मतलब राइट बी के जैसे यहाँ पर देखो तो राइट साइड में डी था, यहाँ पर बी के राइट में ए है, लेफ्ट में डी है, बस इतना ही फर्क है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हमारा अरेंजमेंट होगा हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन with condition that no two objects have same neighbor,
तब हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा, हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। या तो हमें क्वेश्चन में ये बता देगा, ठीक है, या तो हमें क्वेश्चन में ये लैंग्वेज बता देगा, या तो हमें क्वेश्चन में गार्लैंड या नेकलेस वाला बात देगा, जहां पर गार्लैंड या फिर ऐसे लैंग्वेज रहेंगे वहां पर हम लोग n माइनस वन बाई टू n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू हाफ ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज में देखते हैं, देखो जैसे कौन सा क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 5B में ही आते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक्सरसाइज 5B, ठीक है। इसमें बोला है इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, नेकलेस बनाना है, देन द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से बन सकता है, तो आंसर होगा हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि नेकलेस का बात बोला है, ठीक है। तो हाफ इंटू n माइनस वन, n मतलब जितने सारे बिट्स है, तो n इक्वल टू 50, ठीक है, 50 ज्वेल्स है, तो 50 माइनस वन, तो हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल, ठीक है। ये या तो ऐसे फैक्टोरियल लिखो या फिर ऐसे करके फैक्टोरियल लिखो, हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल, मतलब ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमें नेकलेस, गार्लैंड या फिर ऐसे बोल दे कि ऐसा सर्कुलर परम्यूटेशन बनाओ जहां पर नो टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम नेबर, ठीक है, तब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही हुआ, जिसमें सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन में n माइनस वन फैक्टोरियल, और जो टाइप 2 वाला है उसमें हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। अच्छा, अब लास्ट ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है, 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच ए वे, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है जहां पर n का वैल्यू 5 निकल के आया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, ठीक है। हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में जाए। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन जो है दो लोगों पे है, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पे, ठीक है। और नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितने हो जाएंगे, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाकी बचे हुए 3 लोग, ठीक है, बाकी बचे हुए 3 लोग जो है वो नॉट रेस्ट्रिक्टेड होंगे, जो सबसे ज्यादा लंबा है और सबसे ज्यादा शॉर्ट हाइट है, ठीक है। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट वो हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, टॉलेस्ट जो है राइट साइड रहेंगे शॉर्टेस्ट पर्सन के, तो इन दोनों को एक माना जाएगा, इनको 3, तो ये 4, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है तो n का वैल्यू 4 हुआ, लेकिन n माइनस वन फैक्टोरियल का अरेंजमेंट होगा, मतलब 4 माइनस वन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 1, ठीक है। तो 6 तरीके होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है, क्या टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक बार ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं पर्सन जो है PQRST 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि सबसे टॉलेस्ट जो है वो T है, ठीक है, T को हम मान लेते हैं टॉलेस्ट और S को हम मान लेते हैं शॉर्टेस्ट, ठीक है। हमें अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट ऐसा करना है कि जो टॉलेस्ट है वो राइट साइड चल जाए शॉर्टेस्ट का, तो शॉर्टेस्ट इधर है तो शॉर्टेस्ट का ये राइट होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट को मुझे यहाँ लिखना चाहिए, इसका मतलब एस यहाँ होगा, टी यहाँ होगा, तब मेरा कंसेप्ट सही होगा कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में रहेंगे, तो शॉर्टेस्ट के राइट साइड में, मतलब ये ऐसे हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर टॉल, ठीक है, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो शॉर्टेस्ट के राइट साइड में हमेशा टॉलेस्ट रहेंगे, तो इसके पहले मैंने जो अरेंजमेंट लिखा था वैसे करने से नहीं होगा, मतलब अगर ये अपने अंदर इंटरचेंज करके टीएस कर ले तो नहीं होगा, तब वो वाला कंसेप्ट जो है वो नहीं फुलफिल होगा, जहां पर ये बोला गया है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में रहेंगे। ऐसा 6 अरेंजमेंट होगा, हम लिख के दिखा सकते हैं 2 अरेंजमेंट। ये देखो जैसे मैंने शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट लिया है ना, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्टेस्ट को ले रहे हैं तो मुझे यहाँ टॉलेस्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को हम लोग दूसरे किसी तरीके से ले सकते हैं,
QRST, ठीक है। इस तरीके का अगर सर्कल बना के देखोगे तो 6 अरेंजमेंट होगा। तो सिंपल तरीका है, सर्कुलर बोला है तो हमारा n-1 फैक्टोरियल लगना चाहिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि रेस्ट्रिक्शन जो है 2 लोगों को हमेशा एक साथ रखना है, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। 2 लोगों को एक साथ रखना है लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि शॉर्टेस्ट वाले लोगों के शॉर्टेस्ट के राइट साइड में टॉलेस्ट वाला पर्सन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज फिक्स हो जाएगा। बाकी जो है ये सर्कुलेट हो सकता है। बाकी इसका मतलब 1 2 3, ये देखो 1 2 3 और 4 लोगों में सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन हमें -1 करने के लिए बोलता है। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इससे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। और एक्सरसाइज 5B जो है ये हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और आगे यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स 1 2 बाकी थे वो कंप्लीट है। सिर्फ एक्सरसाइज 5A का एक एग्जाम्पल और 5A के आगे एक एग्जाम्पल और 5A का एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। और परमुटेशन हम लोग का यहाँ पर ही खत्म हुआ। एंड के साइड में देखो ये सर्कुलर परमुटेशन थोड़ा सा अब लेवल अप होगा क्वेश्चन का, उतना आसान नहीं होगा। तो सर्कुलर परमुटेशन में थोड़ा सा तुम लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस पे, जितना है मैंने करवाया, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग करेंगे। अभी हमारा परमुटेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। परमुटेशन में हमें और कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज क्या बोलते हैं उसे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, ठीक है। परमुटेशन में क्या था, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। ओनली सिलेक्शन एंड ऑर्डर नॉट मैटर, एंड ऑर्डर नॉट मैटर, ठीक है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तब कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन एंड ऑर्डर नॉट मैटर, तब हम लोग इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का मतलब देखो कैसे होगा। अगर हम लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, we have to select, सिर्फ बोला है select 3 persons out of 4, ठीक है। 4 persons, ठीक है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज ऐसे लिख देते हैं, इन हाउ मेनी ways, ठीक है। In how many ways we have to select 3 persons out of 4 persons? 4 में से 3 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? सपोज 4 लोग हैं ABCD, ठीक है। ये 4 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ABC, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? BCD, और क्या कर सकते हैं? ACD, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? AD B A, ठीक है। DBA, ये 4 तरीका हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। देखो मैंने क्या किया ABC, ठीक है। मैंने सोचा ये तीनों को ले लेते हैं, या फिर BCD, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर मैंने किसको इग्नोर किया, यहाँ पर मैंने D को नहीं लिया। नॉट सिलेक्टेड का चेक करो, यहाँ पर मैंने D को नहीं लिया। ये वाले अरेंजमेंट में मैंने A को नहीं लिया, ये वाले अरेंजमेंट में मैंने B को नहीं लिया, और ये वाले अरेंजमेंट में मैंने C को नहीं लिया, ठीक है। ABCD सभी एक एक बार करके जो है आउट होते गए। तो ये तो नॉर्मल सा मैटर है ना। मुझे अगर 4 में से 3 लोगों को लेना है तो एक तो नॉट सिलेक्टेड रहेगा। तो अगर हम ABC को लेते हैं तो D नॉट सिलेक्टेड है। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं A नॉट सिलेक्टेड है, ऐसे लेने पे B और ऐसे लेने पे C नॉट सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं ABC और ACB, क्या ये एक ही जैसा सिलेक्शन हो गया या अलग अलग हुआ? क्या ये एक ही जैसा सिलेक्शन हो गया या फिर अलग अलग? ABC और ACB, जैसे तुम लोग देखो ना क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है, टीम हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब टीम में अरेंजमेंट भी होता है, जो वो तो हो जाता है परमुटेशन, मतलब किसके बाद कौन खेलने के लिए जाएगा। जैसे क्रिकेट में जब बैटिंग ऑर्डर एक होता है ना, पहले ये, फिर उसके बाद ये ओपनर, उसके बाद ये, उसके बाद ये जाएगा, वो तो हो गया अरेंजमेंट। लेकिन 11 प्लेयर को तो सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन क्या टोटल 11 प्लेयर ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कि खेल रहे हैं, उनमें से 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर कोई मैच के लिए, ठीक है। तो 11 लोगों को सिलेक्ट करें, जैसे मान लो कि कोई भी प्लेयर, जैसे
धोनी को ले लो, ठीक है, विराट कोहली को ले लो, ठीक है, तो धोनी और विराट कोहली को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर विराट कोहली धोनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बात तो बराबर है ना, एक ही बात है, सिलेक्शन में एक ही बात है। अब अगर ऑर्डर पूछा जाए कि किसके बाद कौन खेलने के लिए जाएगा, पहले धोनी फिर विराट कोहली, पहले विराट कोहली फिर धोनी, तो बात अलग होता है, ठीक है, तब हमें अलग चीज पूछा जा रहा है कि ऑर्डर। लेकिन जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए बोला है, तो सिलेक्शन में हम लोग धोनी विराट कोहली बोले या विराट कोहली धोनी बोले, बात बराबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग एबीसी को सिलेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ए सी बी, तो उसमें फर्क क्या है, ए पर्सन बी और सी ये तीनों आ रहे हैं या फिर ए सी बी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, जैसे हार्दिक, रोहित और विराट कोहली, ठीक है। अब ऐसे लिखो या आर एच भी लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि मुझे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। तो सिर्फ जब सिलेक्शन का बात होता है तब हम लोग उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब सब सिर्फ सिलेक्शन का बात होता है उसे हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम दिखाते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, फॉर्मूला होगा एन पी आर, ठीक है, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का क्या होता है, देखो एनसीआर होता है, एनसीआर, एन का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, और आर का मतलब ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, आर हो गया नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, एट ए टाइम हम लोग जितने सारे चीजों को सिलेक्ट करेंगे वो होता है आर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से प्रूव करके दिखाते हैं। एन का मतलब हो जाता है 4, ठीक है, टोटल 4 लोग हैं, उसमें से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये बन गया 4C3, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, एनसीआर का जो फॉर्मूला है उसका जो मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एनसीआर का मतलब होता है ऐसा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। मतलब ये देखो हम यहाँ पर जो है करके दिखाते हैं, ये देखो ऐसे करके, ऐसे लिख के दिखाते हैं इधर से, एन सी आर, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, मतलब परमुटेशन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और परमुटेशन तो हमें पता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 बाय आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला इसका ऐसे बनता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे होता है। अच्छा, तो इसका मतलब एनसीआर का मतलब परमुटेशन होगा डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन भी हम बता देते हैं क्या है, पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 4C3 को। तो हम ये 4C3 को ये वाले तरीके से करेंगे, 4P3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, 4P3 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट होके आंसर 4 आ गया। 4 तरीका होगा, ये देखो 4, ठीक है, 4 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ, अगर हम लोग सिर्फ परमुटेशन करते तो उसका आंसर कितना निकल के आता, 4P3 का आंसर निकल के आता 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल यानी 24, लेकिन 24 वेज में तो हो नहीं रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, वैसे 4 लोगों का परमुटेशन 24 ही होता है, अगर हम लोग इसका परमुटेशन लिखेंगे ना तो 24 वेज निकल के आएगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग एबीसी लेते हैं उसके बाद एबीसी से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मतलब एबीसी ले लिया, एसीबी नहीं चलेगा, ए ऐसे सी ए बी ये भी नहीं चलेगा, सी बी ए ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, बी सी ए ये भी नहीं चलेगा, बी ए सी ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो 5 या उससे ज्यादा होगा शायद, ये वाला तो चलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ए सी बी हमारा नहीं चलेगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट एबीसी से रिलेटेड नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, हम लोग का आंसर निकल के आया 4, ठीक है। तो 24 में सिर्फ 4 निकल के आया, मतलब 20 ऑप्शंस हम लोगों का माइनस हो जा रहा है। कैसे माइनस हो रहा है, बात को समझो,
जब हम लोग एबीसी ले रहे हैं, एबीसी से जुड़े हुए इतने सारे ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं जो कि परमुटेशन पे एप्लीकेबल होता है, और ये कितना है टोटल 5, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग बीसीडी लेंगे तो उससे रिलेटेड 5 और अरेंजमेंट जो हम लोग नहीं ले पाएंगे, ऐसे करके 4 केसेस में 5 अरेंजमेंट यानी 20 अरेंजमेंट हमारा हट जाएगा, तो 4 ही अरेंजमेंट रहेगा, 4 सिलेक्शन रहेगा सिर्फ, है ना। तो देखो जब हम लोग एबीसी सिलेक्ट करें उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर में अरेंजमेंट हो सकता है वो हमारा हट जाएगा 5, तो इसी तरह से इसके लिए 5 हट जाएगा, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, तो 5-5 इस तरह का अरेंजमेंट एलिमिनेट होते जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एबीसी को सिलेक्ट करने का मतलब हो गया कि एबीसी को, अब ये पर्सन ह्यूमन बीइंग जो भी हो, ये सिलेक्शन बोला है, तो सिलेक्शन मतलब जैसे अगर मुझे बोला जाए कि कैलकुलेटर और लैपटॉप सिलेक्ट करो, तो कैलकुलेटर लैपटॉप ले या लैपटॉप कैलकुलेटर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बोलेगा कि लेने के बाद उसे अरेंज करो तो मैटर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से देखो 5-5 करके जो है हट जा रहे हैं, इसी वजह से 20 हटने के बाद 4 अरेंजमेंट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के वे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो एनसीआर का फॉर्मूला इस तरह से होगा, ठीक है। एनसीआर का मतलब एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट था कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि फ्रेंड 3 फ्रेंड मिलके या फिर 2 फ्रेंड मिलके फोटो लेना चाहते हैं, एक फ्रेंड का नाम है ए, दूसरे फ्रेंड का नाम है बी, ठीक है। जब हम लोग परमुटेशन में ऐसा एग्जांपल लिए थे, तो परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान लो एक पेड़ है, जैसे मैंने एग्जांपल आगे भी लिया था, तो ए जो बी जो है ये पेड़ के साइड में खड़ा है, ऐसा एक अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है इधर बी है इधर ए है, ठीक है, ए जो है इस पेड़ के साइड में खड़ा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये परम्यूटेशन पे हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आओ भाई फोटो लेना है, कौन किधर खड़ा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फोटो लेना है, फोटो ले लेते यही काफी है, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन, मतलब कौन पेड़ के साइड है कौन नहीं है इससे कोई जब फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो सिर्फ अगर फोटो लेना है तो 2 दोस्त मिलके फोटो एक ही तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, एक ही तरीके से ले सकते हैं। जैसे ये देखो अगर ये परम्यूटेशन होता तो 2p2 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 2 हो जाता, और इसी का देखो 2c2 करने से क्या हो जाएगा आंसर, ये देखो 2c2 करने से हो जाएगा 2p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से npn डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब npn का 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है, एक ही तरीका है। अब भाई 2 जन मिलके फोटो लेते हैं कैसे भी लो, ठीक है, ये सिलेक्शन है कि हम लोग 2 जन मिलके फोटो लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जिस्ट ये है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जबकि परमुटेशन तो ऑल अबाउट द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी मैटर करेगा, और परमुटेशन में जो है कॉम्बिनेशन में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो पहला थ्योरम हो गया हम लोग का ये वाला, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग एक दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे देखो 4c3, ये कैसे होगा, 4p3 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1, जैसे ये है ये कैंसिल आउट होके 4 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, और एक प्रैक्टिस करके देखते हैं 8c3, 8c3 कैसे कैलकुलेट करोगे, 8c3 का मतलब 8p3 कर लोगे पहले फिर 3 फैक्टोरियल, हम इसका और एक शॉर्टकट भी दिखाएंगे, ठीक है। 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये 1 बाई 3 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही बता दिया डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल होगा तो 1 बाई आर फैक्टोरियल, मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स वे में होता है ना, तो 8 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखते हैं कितना आता है, 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल इंटू 1 जैसा है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, तो ये और ये कैंसिल आउट, 6 और 6 कैंसिल आउट, ये हो गया 56,
6, ठीक है, ऐसे करके आंसर आएगा। तो हम लोग एक तो जो है प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि कितना आंसर आएगा। अच्छा, अब जो है एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। जैसे देखो ये 8C3 का ही हम शॉर्टकट करके दिखाते कैसे होगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नीचे हम लोग देखो ये लिखते थे शॉर्टकट, हमें ये यूज करना है हमारे MCQ के लिए। शॉर्टकट तरीका क्या है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, नीचे नीचे जो आर रहेगा ना, जो आर रहेगा पहले उसे स्प्लिट कर लेंगे तो 3 2 1, और नीचे जितने सारे फैक्टर होंगे मतलब काउंट करके 1 2 3, ऊपर हम लोग उतने सारे ही फैक्टर लिखेंगे, 8 7 6 उसके आगे नहीं लिखेंगे। क्या इससे हमारा आंसर मैच होता है? बिल्कुल मैच होता है। ये देखो 56 ही निकल के आया। तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करें? अब ये शॉर्टकट क्यों सही हो रहा है, ये देखो क्यों सही हो रहा है, उसका रीजन यहाँ से पता चलेगा। जब हम लोग 8 फैक्टोरियल लिख रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर जब हम लोग इसे स्प्लिट करने के लिए जा रहे हैं, सोच के देखो ऊपर 8 फैक्टोरियल है, नीचे माइनस करके 5 फैक्टोरियल आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर का जो 8 है वो यहाँ नीचे जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा ही होगा ऊपर 5 फैक्टोरियल के साथ। ये देखो ऊपर के 5 फैक्टोरियल के साथ नीचे का 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा ही होगा, ठीक है। तो नीचे बचेगा क्या पता है, ये आर मतलब 3 फैक्टोरियल बचा हुआ रहेगा, 3 2 1, ठीक है, और नीचे जितना बचा हुआ रहेगा ना ऊपर उतने तक ही फैक्टर्स बचेंगे क्योंकि उसके आगे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, तुम लोग किसी भी क्वेश्चन में चेक करके देख सकते हो, ये शॉर्टकट है। जैसे हम और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे मान लो 12C10, ठीक है, तो 12C10 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग फॉर्मूले के साथ चले 12P10 डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, तो 12P10 मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, और ये रिवर्स होके 1 बाई 10 फैक्टोरियल, तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो गया 12 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस करने के बाद, और ये 1 बाई 10 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो, ये 10 है तो यहाँ पर 12 11 और 10 तक ही लिखेंगे, आगे का तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो 2 into 1 और ये 10 फैक्टोरियल। तो देखो नीचे जो 2 था ना, वो 2 मतलब दो फैक्टर आया था, तो ऊपर भी हमारा 2 ही फैक्टर बचा, तो यहाँ पर आंसर 66 आ गया। क्या ये शॉर्टकट से पॉसिबल है? हाँ, ये शॉर्टकट से पॉसिबल है। देखो यहाँ पर 10 है, 10 को हमें कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ पर जैसे 3 था, 3 को हमें 1 तक लिखना है, मतलब फैक्टोरियल वे में लिखते जाना है, तो 10 का भी लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब तुम लोग को लग रहा होगा ये ज्यादा लेंदी है इससे, हाँ लग रहा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा लेंदी है, लेकिन इसमें भी एक शॉर्टकट हम लोग करेंगे, दिखाएंगे। 12 11 10 9 8, नीचे जितना है उतना ही लिखना है, 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 10 ही फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टर्स ही ऊपर लिखेंगे, आगे का नहीं लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये देखो 10 10 कैंसिल आउट, 9 8 9 8 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, 6 6 कैंसिल आउट, 5 5 4 4 3 3, अच्छा 2 से ये कैंसिल करके 6, यहाँ पर 66 आ गया। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है इससे ये जल्दी हुआ, ठीक है, मानते ये जल्दी हुआ, लेकिन शॉर्टकट एक बार सीखो, क्योंकि इसमें भी हम शॉर्टकट लाएंगे कि अगर हमें दिखे कि ये 10 बार लिखना है 10 से 1, तो ऊपर भी 10 फैक्टर लिखना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहां पर ये नीचे का वैल्यू कम होता है, जैसे कि मान लो 12C2, ये कितना जल्दी होगा देखो, शॉर्टकट तरीके से नीचे आएगा 2 into 1, 2 फैक्टर तो ऊपर भी 2 ही फैक्टर लिखो, इससे ज्यादा नहीं, शॉर्टकट ये बोल रहा है, तो 66 आ जाएगा। अब इसका लॉजिक देखो, इसको हम लोग जो है कंप्लीट फॉर्मूले में ट्रांसफर करके करते हैं, 12P2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 12P2 मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 12 11 10 10 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 into 1, तो 2 6 12 66। देखो ये कितना जल्दी कैलकुलेट हुआ ना, इसमें कितना टाइम लगा, ये कितना जल्दी कैलकुलेट हुआ। तो शॉर्टकट तो यूज करना ही है, लेकिन ऐसे जगह पे नहीं जहां 10 फैक्टर हमें लिखना हो, क्योंकि शॉर्टकट हमें कैसे अप्लाई करना है,
जो r का वैल्यू रहेगा उसका जो फैक्टराइजेशन होगा जितना बार लिखना पड़ेगा, ऊपर में जो n का वैल्यू होगा उसे भी हम लोग उतने ही बार स्प्लिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाता है, उससे तो ये अच्छा है कि हम लोग लेंदी मेथड में ही चले। लेकिन इसका भी हम शॉर्टकट बताएंगे कि अगर नीचे ऐसा बड़ा डिजिट हो तो हम लोग इसको कैसे अवॉइड करके चल सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कंप्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, हम लोग कंप्लीमेंट्री मेथड सीखेंगे। देखो कैसे होता है कंप्लीमेंट्री मेथड। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक n का कॉलम करते हैं, यहाँ पर r और यहाँ पर NCR। ठीक है, सपोज हमारे पास टोटल 5 चीज है, 5 में से हमें एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करना है, तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं ये तुम लोग ओरली भी मुझे बता सकते हो बिना फॉर्मूला यूज किए। मेरे पास 5 चीज है, मुझे 5 में से एक भी नहीं सिलेक्ट करना है, उसका तरीका एक ही होता है कि भाई मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब एक ही तरीका, मुझे आंसर तो कुछ देना पड़ेगा ना कि मुझे अगर कुछ भी नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना है। मतलब ये बोला मैंने कि मुझे कुछ नहीं लेना है, दैट इज वन वे। ठीक है, वन वे, एक ही वे है कि मुझे कुछ नहीं लेना है, ये सामने वाले को पता चल जाए। मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं लेना है। अब फॉर्मूले में देखो, इसका मतलब आंसर 1 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 5C0। ठीक है, 5C0 को हम लोग पूरे फॉर्मूले में ट्रांसफर करके करते हैं 5P0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब 5P0 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, एक आंसर निकल के आया, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि 5 में से कोई भी चीजों को सिलेक्ट नहीं करने का एक ही तरीका होता है। अगेन 5 में से अगर मुझे एक चीज सिलेक्ट करना है, उसका कितना तरीका होता है? उसका 5 तरीका होता है। जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट है, 5 में से मुझे कोई एक लेना है, या तो मैं पहला चॉकलेट ले लूं, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C1, और इसका आंसर कैसे होगा ये देखो, 5P1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 5P1 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल। हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी तुम लोग को सिखाया। ठीक है, ये एक चीज को समझाने के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये तुम लोग को कहीं पर ऐसा नहीं कि ये सब करके दिखाना पड़ेगा, चीज को समझो। तो ये हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो जस्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे ये 1 है, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। 5 में से कोई भी एक चीज को सिलेक्ट करने का 5 तरीका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होता है? 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने का 5C2। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा 5P2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 5P2 मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना निकल के आता है 5 4 3 3 2 1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये 10 आ गया। ठीक है, तो 2 चीजों को सिलेक्ट करने का 10 तरीका होता है। अब देखो 5 में से अगर हम लोग 3 चीज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 5 में से 4 और 5 में से 5, ठीक है, इसमें कितने सारे वेज होंगे? तो 5C3, थोड़ा पेशेंस रखो, एक अच्छा सा चीज सीखने को मिलेगा। 3 फैक्टोरियल, 5P3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 आंसर आ गया। अच्छा, अब 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C4, 5P4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 5 निकल के आया। एंड लास्ट ये वाला 5C5, ये कितना होगा 5C5 का मतलब 5P5 डिवाइडेड बाई
5 फैक्टोरियल 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है npn, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो कितने आसानी से ये आंसर 1 निकल गया। थोड़ा सा तुम लोग लिखे हो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो समझने से भी चलेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान से अगर देखोगे तो क्या क्या चीजों में सिमिलरिटीज है वो देखो। 5 में से एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करने का आंसर 1, और 5 में से 5 चीज सिलेक्ट करने का आंसर भी 1। 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का आंसर 5, और 5 में से 4 चीज सिलेक्ट करने का आंसर भी 5। 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने का आंसर 10, 5 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करने का आंसर भी 10। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ मैथमेटिकल रीजन भी है? बिल्कुल मैथमेटिकल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है। देखो 5 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब हो जाता है एक भी चीजों को नॉट सिलेक्टेड मोड में रखना, ठीक है। जब हम लोग 5 में से 5 ही चीज सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा 0 चीज होगा जिसे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और 5 में से 0 चीज सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि हम लोग एक भी चीज सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सारी चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है या कंप्लीमेंट है, ठीक है। जैसे 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का मतलब होता है 4 चीजों को सिलेक्ट ना करना। बात समझो, 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का मतलब होता है 4 चीजों को सिलेक्ट ना करना, ठीक है। तो 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का आंसर जो होगा, इसका मतलब अगर कंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का मतलब है 4 चीजों को सिलेक्ट ना करना, ठीक है। तो 5 में से 4 चीज सिलेक्ट करने का आंसर भी वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ से और भी कुछ थ्योरम पता कर पाते हैं। जैसे एक तो हो जाता है NC0, अगर n का वैल्यू कुछ भी हो, NC0 होता है 1 हमेशा, ठीक है। और NCN जैसे हम लोगों ने NPN सीखा था, NCN होता है 1। ये दो चीज सीखते हैं और एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन सीखने को मिलता है हमें इससे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे आगे, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स। अगर n चीजों का हमें कॉम्बिनेशन करना है टेकिंग 0 एट ए टाइम, अगर एक भी हमें नहीं लेना है, n में से एक भी चीज हमें नहीं लेना है, तो उसका आंसर होता है NC0 इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ठीक है। दूसरा थ्योरम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग n एट ए टाइम, ठीक है, n एट ए टाइम, इसका आंसर हो जाएगा NCN। तो ये क्या होगा, 1 होगा। NCN भी 1 होता है। अभी देखा ना हम लोगों ने, क्योंकि 5 में से हमें 5 चीज सिलेक्ट करना है, तो वो एक ही तरीका होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने कंप्लीमेंट्री बताया वो बता देते हैं। देखो 5C1 का मतलब क्या होता है, वे टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 5, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इन अदर वे टू नॉट सिलेक्ट और रिजेक्ट 4 आउट ऑफ 5, ठीक है, 4 आउट ऑफ 5। तो 5 में से एक चीज ले रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जनरेट होता है कि हम लोग बाकी 4 चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। 5C1 का मतलब होता है 5C4, इसीलिए, ठीक है। ये रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का मतलब ही है 4 चीजों को सिलेक्ट ना करना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो रहा है। 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने का मतलब 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट ना करना, यानी इससे जो फॉर्मूला बन के आता है NCR इक्वल टू, ये देखो यहाँ n है, यहाँ भी n है, तो हम लोग यहाँ भी n लिखेंगे। C में 1 है तो ये C में 4 है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला जो है ये n हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया n, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है, ये r है, 5 माइनस 1 4, और ये हो गया r, ठीक है, ये r। तो NCR का मतलब NC n माइनस r होगा।
ये एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले को हम लोग ऐसे समझ के जो है याद रख सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने कम्प्लीमेंट्री बोला, तो 14 से 12 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 14 में से 12 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि 2 चीजों को सिलेक्ट ना करना, तो कम्प्लीमेंट्री ये बन जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, क्या हमारा आंसर सही आए, मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। हम इसको करके दिखाते हैं। तो देखो 14 से 12 इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ये सिखाया है तुम लोग को, ये देखो ऐसे करके NPR डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। मतलब जब हम लोग NPR को स्प्लिट कर लेते हैं ना, तो ये यही वाला बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला यूज कर रहे हैं तो जल्दी होगा। ये देखो 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 1/12 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये रहा 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेशन करो, 14 14 दोनों साइड से नहीं हटाते हम लोगों को, तो कैलकुलेट करके दिखाना है, दोनों आंसर सही आ रहा है। तो ये निकल के आएगा यहाँ पर 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, ये 7, ये आंसर आ रहा है 91। ठीक है, इसमें 91 आंसर आ रहा है। अब इस पे चेक करो 14 और ये हो गया 14 और 2 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये अगर सेम आ रहा है तो यहाँ भी 91 ही आएगा आंसर, है ना। 91 आ रहा है तो कंप्लीमेंट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर पूरे डिटेल्स में करके दिखाया। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री रिलेशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैंने बोला था ना कंप्लीमेंट्री सीखोगे तो ये शॉर्टकट हेल्प करेगा। 12 से 10 को हम लोग बोल सकते हैं 12 में से 10 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 2 चीजों को सिलेक्ट ना करना, तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर भी वो ही होगा। अब शॉर्टकट में हम लोग क्या करेंगे, नीचे के फैक्टर को जहां तक लिखेंगे ऊपर भी उतने ही सारे फैक्टर लिखेंगे। तो ये देखो आंसर 66 आ गया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा और हमें शॉर्टकट यूज करना है, तब हम लोग कंप्लीमेंट करके शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट करने के बाद शॉर्टकट यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन करना जो है आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो आज हम लोगों ने ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं किया है, मैक्सिमम हम लोगों ने नया नया चीज सीखा, जैसे कि सर्कुलर परमुटेशन सीखा 2 तरीके से, टाइप 1 टाइप 2, और कॉम्बिनेशन का जो है थोड़ा सा हम लोगों ने, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे कि बेसिक्स जो हम लोगों ने सीखा कि कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और इससे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम लोगों ने सीखा, उस पे एलाबोरेशंस देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस के जितने भी एग्जांपल्स है वो करेंगे और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग ये वाला देखो अच्छे से, और अगर कोई क्वेरीज होता है तो मुझे कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।